यस बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कहाँ तक पढ़ लिया था? ओके। राष्ट्रपति वाले निर्वाचन को दोबारा पढ़ा था? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को दोबारा देखा था क्या आपने? कल पढ़ने के बाद वापस देखा था एक बार? महाभियोग क्या होता है बेटा? महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है? हाँ बताओ बेटा। बताओ। ओके, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया होती है, इसको अपन महाभियोग बोलते हैं। और महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद द्वारा। किस किस के खिलाफ लिया जा सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ। आज हम देखते हैं राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां होती है और किस प्रकार से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति के पास, इससे पहले अपन ने किसका पढ़ा था? संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, वो चीज समझ में आ गई थी? ओके, अब देखो, अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है इसको। एक तो होती है सामान्य काल, हमेशा जो प्रयोग होने वाली शक्तियां। एक होती है संकटकालीन, यानी आपदा आने के बाद में कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करते हैं, और कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो सामान्य काल, यानी पूरे वर्ष भर उनका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सामान्य कालीन शक्तियां। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है, उनका अध्ययन हम 5 शीर्षकों के, यानी 5 पॉइंटों के माध्यम से करेंगे। इसमें पहली है कार्यपालिका तो प्रशासनिक शक्तियां। कार्यपालिका का जो अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो उसी कारण से उसको कार्यपालिका और प्रशासन से संबंधित कुछ शक्तियां प्राप्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की एक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। वो उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा। अब इसके अधीनस्थ पदाधिकारी कौन होते हैं? राष्ट्रपति के अलावा कौन कौन होता है कार्यपालिका में? प्रधानमंत्री होता है और मंत्री परिषद होती है। तो जो इसकी स्वयं शक्ति प्राप्त है, इसका प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भी इसके शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन करेगा कौन? जो उसके अधीनस्थ होंगे वो उसका कार्य को करते हैं। तो राष्ट्रपति के नाम से होगा। और सरकार के समस्त निर्णय, सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो वो निर्णय किसका माना जाएगा? राष्ट्रपति का निर्णय माना जाएगा। यानी देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। इसलिए सभी शक्तियों का मुखिया भी इसको ही माना जाता है। तो नाम इसका ही होगा कि राष्ट्रपति ने ये निर्णय लिया है। जैसे हम कोई कानून बनाई सरकार, कार्यपालिका ने क्या किया? संसद में कोई प्रारूप भेजा और वो प्रारूप वहां से पास होकर आया, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन किए, तब जाकर वो कानून बनता है। तो वो कानून का जो मुखिया है, मेन बनाने वाला है, वो कौन है? राष्ट्रपति। हालांकि बनाने में योगदान किसका है, किसका नहीं, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति के ही माने जाते हैं। तो पहला जो है, सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों का नियंत्रण किसके अधीन रहता है? राष्ट्रपति के अधीन रहता है। हालांकि नाम का ही रहता है, काम असली काम कौन करता है? जो मंत्री परिषद होती है उसके द्वारा किए जाते हैं। इसलिए इसका नियंत्रण इस पर बताया गया है। दूसरा है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति, यानी पदच्युति का अर्थ होता है पद से हटाना। महत्वपूर्ण अधिकारी जो है उनको उस पद पर बिठाना, उनकी नियुक्ति करना और उनको पद से हटाने का काम दोनों ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये इसकी शक्ति भी है। राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से किसकी नियुक्ति करता है? मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी इसके द्वारा ही की जाती है। और अन्य देशों में भारतीय जो अपने विदेशी राजदूत जो जाते हैं, उन विदेशी राजदूतों किसको भी राजदूत बनाकर कहाँ भेजना है,
तो इसकी नियुक्ति या विदेशी राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो अपने को याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, कौन कौन से पदों पर उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तो दोबारा देख लेना, प्रधानमंत्री की सलाह से संपूर्ण मंत्रिमंडल का गठन इसी के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इसके द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, राज्य में उच्च न्यायालय होता है और देश में सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसके द्वारा ही की जाती है। देश का महालेखा परीक्षक जो होता है उसकी नियुक्ति भी यही करता है। और संघ लोक सेवा आयोग, जो देश में जो वैकेंसी RSIS की जो वैकेंसी होगा, तो उनका जो अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं उनकी, जैसे राजस्थान में RPSC है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसी प्रकार देश में क्या होती है, संघीय लोक सेवा UPSC होती है। तो उसकी के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी तो ये दो हो गए। इसमें तीसरी जो शक्ति है, शासन संचालन संबंधी शक्ति, देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का अधिकार या उसकी शक्ति भी इसके पास होती है। अब कैसे होती है, क्योंकि ये अपन किस में पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका में। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। इस संबंध में शासन को संचालित करने के संबंध में वो अलग अलग नियम बना सकता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये इसको अधिकार है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी उसको होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण भी इन दोनों से किससे संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है, अन्य कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है, तो इन सब की शक्तियों से संबंधित कोई भी नियम अगर बनाए जाते हैं तो वो नियमों का निर्माण भी ये कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी किसके द्वारा किया जाता है, किसी को शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको कृषि मंत्री बनाना है, तो अलग अलग मंत्री पद जो दिया जाता है वो भी इसी के द्वारा दिया जाता है, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तीसरा है, वैदेशिक क्षेत्र में इसको शक्ति प्राप्त है। विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। मान लो अपन किसी भी देश में जाते हैं अपने यहाँ से, तो अपना जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रपति ही माना जाता है, क्योंकि देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। और विदेशों के राजदूत वो राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को क्या करता है, अन्य जो, अब जैसे अपने देश से कोई दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, जो विदेशी राजदूत अपन भेजते हैं अपने देश से, अपना राजदूत दूसरे देश में, तो दूसरे देश भी तो अपने देश में भेजते हैं, तो उनको स्वीकृति प्रदान करने का काम विदेशों के राजदूत व अन्य राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने का कार्य भी यही करता है। विदेशों से अगर कोई संधि होगी तो उसके ऊपर साइन किसके होंगे, राष्ट्रपति के। कोई समझौता होगा तो किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से। दो देशों के मध्य कोई भी समझौता होता है तो समझौते पर राष्ट्रपति के ही सिग्नेचर मान्य होते हैं। तो इसलिए इसको वैदेशिक यानी विदेशों के संबंध में भी ये शक्ति प्राप्त है। अगली ये सैनिक क्षेत्र में शक्ति। हाँ, ओके सुनो, नाम है वैदेशिक शक्ति। और वैदेशिक शक्ति का अर्थ होता है विदेशों के संबंध में शक्ति। विदेशों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने की, संबंध में निर्णय की शक्ति। अब जैसे अपन बात करें, भारत का कोई भी राजदूत अन्य देशों में जाएगा, वैदेशिक विदेश का ही मामला आ गया ना, तो अपने भारत का राजदूत अन्य देशों में हम नियुक्त करते हैं तो उसकी स्वीकृति, उसको नियुक्ति प्रदान करने का काम भी राष्ट्रपति करता है। दूसरा, कोई दूसरे देश से अपने भारत में कोई राजदूत आता है, जैसे अपन भेजते हैं वैसे और भी तो देश भेजते हैं, तो उसको स्वीकार करना, उसके प्रमाण पत्रों को देखना, उसको स्वीकृति प्रदान करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, राष्ट्रपति की होगी। दूसरा, दो देशों के मध्य कोई समझौता हो रहा है तो समझौते पर साइन किसके होंगे, राष्ट्रपति के। दो देशों के मध्य युद्ध हो गया तो युद्ध की स्थिति में उनके मध्य जो संधि होगी, तो दो देशों के मध्य यदि कोई युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान अगर उनके मध्य संधि होती है तो संधि के दौरान सिग्नेचर जो होंगे, हस्ताक्षर जो होंगे, वो राष्ट्रपति के ही होंगे। तो ये सारे जो कार्य होते हैं, या फिर अपन बात करें देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है।
तो युद्ध की स्थिति में अंतिम आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सारी विदेशों के संबंध में इसको शक्तियां प्राप्त है, इसलिए इसको बोलते हैं वैदेशिक शक्ति। ठीक है बेटा। आगे देखो, सैनिक क्षेत्र में शक्ति। अब सैनिकों का तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तो राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। कानून के अनुसार यानी संविधान के अनुसार। प्रतिरक्षा सेवाओं यानी अपनी रक्षा के लिए जो सेवाएं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल किसको प्राप्त है? संसद को। अतः भारतीय राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है? संसद की स्वीकृति के बिना भी, बिना संसद की स्वीकृति के न तो वो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न युद्ध को रोकने का निर्णय कर सकता है। तो वो केवल नाम मात्र का होता है। सारा फैसला कौन करता है? संसद द्वारा ही किया जाता है। संसद ही है इसके पीछे कि युद्ध कब शुरू करना है, कब युद्ध समाप्त करना है, ये सारे घोषणा किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा। तो इसने कहा कि भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और नई सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो सेनाओं का प्रयोग और युद्ध की घोषणा संसद की स्वीकृति के बाद में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उसका ऐलान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी स्वीकृति से? संसद की स्वीकृति से। तो ये चार जो थी वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थी इसको। अब आती है विधायी शक्ति। विधायी तो अपन पढ़ते आ रहे हैं कि लोकसभा को भी प्राप्त है, राज्यसभा को भी प्राप्त है, संसद को भी प्राप्त है, और अंतिम रूप से सारी जगह पास होने के बाद में अंतिम रूप से किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो इसलिए इसको विधायी शक्ति तो प्राप्त है ही। ये कानून, कोई भी प्रारूप कानून कब बनेगा? जब इसके सिग्नेचर होंगे। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान, वैधानिक अर्थ होता है कानूनी प्रधान तो है, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है। भारतीय संसद का भी तो अपन जब व्यवस्थापिका पढ़ते हैं तो व्यवस्थापिका में 3 पार्ट पढ़ते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जो अपने सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो इसमें बीच वाला जो है व्यवस्थापिका, उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति दोनों को देखते हैं इसमें। तो दोनों को अपन इसमें देखते हैं। तो इसलिए इसको विधायी शक्ति भी प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है। इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां प्राप्त है। तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन, राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन को क्या करता है? बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा भी करता है कि अधिवेशन दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, अलग अलग बुला सकता है। वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित कार्य, किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो अपनी लोकसभा है उसको 5 वर्ष होने से पहले भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। और ऐसा अब तक बताया जाता है कि 9 बार ऐसा हो चुका है कि समय से पहले हमारी जो लोकसभा है उसको भंग किया जा चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उसकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा, इसने कहा कि राष्ट्रपति जब इन भाषणों में क्या करता है? शासन की सामान्य जो नीति नियम होते हैं उन नीति नियमों की घोषणा भी करता है। तो ये सारे काम राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि 12 सदस्य तो राज्यसभा में और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, विधेयक कोई भी कानून बनता है तो उस कानून पर संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही क्या बनता है? कानून माना जाता है। कानून का रूप कब होता है? जब राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देता है। वो साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ, साधारण विधेयक, कोई भी विधेयक उन्होंने पारित किया और पारित करके साइन के लिए किसके पास भेजा? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको पुनर्विचार के लिए कुछ संशोधनों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। लेकिन यदि वही विधेयक संसद द्वारा फिर से क्या कर दिया जाए? पारित कर दिया जाए और बिना कोई संशोधन के या संशोधन के, दोनों स्थितियों में अगर वो उसको वापस लौटा देते तो दूसरी बार राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। एक बार क्या किया इसने, कोई संसद ने क्या किया, अपने दोनों सदनों से कोई कानून पारित करवाया और राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा। इसने क्या किया? उसमें कुछ संशोधन लिख करके वापस संसद को लौटा दिया। लेकिन संसद ने हो सकता है उसमें संशोधन किए हो और नहीं किए हो, लेकिन दूसरी बार यदि संसद इसको, उस कानून को वापस भेजती है तो इसको क्या करना पड़ेगा?
उसको स्वीकृति देनी ही होगी, उसको ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश कोई भी अचानक से आपातकालीन स्थिति में कोई भी कानून उसको जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, संसद की कोई मीटिंग बैठक नहीं चल रही हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के, यानी जब भी संसद का अधिवेशन प्रारंभ होगा उसके 6 सप्ताह बाद तक ये लागू रहेगा। और यदि उसको और लंबे समय तक लागू रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इस अध्यादेश को क्या कर सकती है। अगर मान लो जैसे अपन बात करें 6 सप्ताह अधिकतम बताया, जैसे आज की डेट है, जब अपन बात करें 7 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा कोई अध्यादेश लाया गया। अब 7 जनवरी से मतलब अगले कितने, अब 7 जनवरी के बाद में अपन बात करें जैसे 1 फरवरी से संसद की बैठकें शुरू होती है, तो 1 फरवरी से अगले 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक ये लागू रह सकता है। अब 6 सप्ताह से पहले ये संसद चाहे तो क्या कर सकती है, इसको 5 फरवरी को, 1 मार्च को कभी भी इसको समाप्त कर सकती है। मैक्सिमम 6 सप्ताह बाद अगर इसको लागू रखना है तो उसके लिए संसद क्या करेगी, एक प्रस्ताव पारित करेगी और दोनों सदनों से उसको पारित करवाना पड़ेगा। उसके बाद में ही वो आगे बढ़ सकता है या पहले भी उसको समाप्त कर सकती है। समाप्त करने के लिए क्या है, 6 सप्ताह तक तो है ही, और 6 सप्ताह से पहले यदि उसको समाप्त करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, संसद को दोनों सदनों से कानून प्रारूप प्रस्ताव रखेंगे और प्रस्ताव को पारित करेंगे और इसको कानून को समाप्त कर देंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं, वो उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं और उसको समाप्त भी कर सकते हैं। अगली जो शक्ति है वो है तीसरी, वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय, कितनी इनकम हुई और कितना खर्च किया गया, उस आय व्यय का विवरण किससे रखवाएगा, जो वित्त मंत्री होता है उस वित्त मंत्री को एक तरह से आदेशित करता है कि आप संसद के दोनों सदनों के सामने क्या रखोगे, अपने देश में कितनी इनकम हुई और कितना हमने विकास पर खर्च कर दिया, तो उसका विवरण यहाँ पर रखना पड़ेगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। किसकी आज्ञा के बिना, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना, यानी वो लोकसभा में पारित नहीं हो सकती। एक है न्यायिक शक्ति। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के सिद्धांत को, यानी अपनी न्यायपालिका को हमने क्या रखा है, स्वतंत्र रखा है। तो स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वो उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इसलिए इसको न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। जिसको हमने स्वतंत्र रखा है उसके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसने कहा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय कोई भी न्यायालय न्याय व्यवस्था के तहत कार्य करता है, तो उस व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में किससे स्वीकृति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति को अन्य एक महत्वपूर्ण शक्ति और प्राप्त है। जैसे न्यायालय किसी को क्या कर देता है, मृत्युदंड दे देता है, तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना है, उसकी सजा को माफ करने का अधिकार भी इसको प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने, दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने या फिर उसको आजीवन में परिवर्तित करने का अधिकार भी इसको प्राप्त होता है। तो ये तो होती है अपनी सारी सामान्यकालीन शक्तियां। अब नेक्स्ट जो है वो है संकटकालीन शक्तियां, यानी आपातकाल के समय। तो आपातकाल में अनुच्छेद 352, 356 और 360 आती है। आर्टिकल 352, 356 और 360, ये 3 आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, ठीक है। तो इसको एक बार और पढ़ना ढंग से। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां जो अपन ने पढ़ी है, और इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यस बेटा, ओके बेटा, कोई डाउट नहीं है। तो अपन कल इसको पढ़ेंगे, संकटकालीन या इसको बोल देते आपातकालीन शक्ति। तो कल इसको पढ़ेंगे, तो इसको पहले पढ़ के आना है, और ये जो पढ़ाया अभी इसको दोबारा पढ़ना है, और पढ़ के कोई भी दिक्कत है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कल दोबारा बता सकते हो, कल पूछ लेना फिर से वापस, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट वाली क्लास करो ज्वाइन, ठीक है।